कहानी शुरू होते ही हम देखते हैं एक प्रेग्नेंट औरत गन्ने के खेतों में भागती है। वो बहुत घबराई हुई है। भागते भागते एक जगह गिरती है। पीछे से बच्चों की अजीब सी आवाजें आ रही है। कोई उसे चाकू थमा देता है और उसके पेट में चाकू मारना चाहता है। तब वो कहती है मेरे बच्चे को मत मारो, पर किसी के थ्रू वो अपने पेट को काटती है। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। वो एक चाइल्ड केयर फाउंडेशन है। तभी वहां एक प्रेग्नेंट औरत आती है। वो साक्षी है। साक्षी यह एनजीओ चलाती है। साक्षी देखती है फुटबॉल खेलते लड़के वहां खड़ी लड़की को खेलने नहीं लेते हैं। तब साक्षी उन लड़कों को कहते हैं कि उस लड़के को खेलने को ले लो, पर लड़के कहते हैं ये लड़कियों की खेल नहीं है और ये एक लड़की है, इसे चोट लग गई, ये रो देगी। तब लड़की कहती है मैं नहीं रोऊंगी, और फिर सब फुटबॉल खेलते हैं। फिर साक्षी सब बच्चों को पानी पूरी खिलाने ले जाती है। तभी वहां उसका पति हेमंत और उसका ड्राइवर आता है। वो साक्षी को यह पानी पूरी खाने से मना करता है। कहता है पता नहीं कैसा पानी इस्तेमाल किया होगा, हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। पर साक्षी मना करती है और उसे भी ये खाने को कहती है। तभी वहां कुछ लोग हेमंत को घूर रहे हैं। वो उन्हें देख घबरा जाता है। साक्षी पूछती है तुम्हें क्या हुआ, तुम जानते हो क्या इन्हें? तब हेमंत मना करता है और वो भी पानी पूरी खाने लगता है। फिर वो लोग घर आते हैं। हेमंत का ड्राइवर गजराज साक्षी को एक तोहफा देता है। आने वाले बच्चे के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा, और गाड़ी की चाबी हेमंत को दे के सुबह मिलेंगे कह के चला जाता है। रात में साक्षी को कुछ आवाजें सुनाई देती है। वह घबरा के उठती है। आसपास देखती है तो हेमंत गायब है। तब वो रूम से बाहर आती है। देखती है कि हेमंत को कुछ लोग मार रहे हैं। ये वही लोग हैं जो पानी पूरी खाते वक्त हेमंत को घूर रहे थे। हेमंत ने उनसे पैसे उधार लिए थे, वो लौटा नहीं पा रहा है, इसीलिए वो लोग उसे मारने आए हैं। वो लोग हेमंत को बहुत मारते हैं और चले जाते हैं। अब साक्षी हेमंत के जख्मों पर मलहम लगाती है। तब हेमंत उसे बताता है कि बिजनेस के लिए चंदेल से पैसे लिए थे, वो नहीं लौटा पाया क्योंकि प्रोडक्ट देने वाला पैसे लेकर भाग गया। अब 24 घंटे में पैसे देने होंगे। साक्षी कहती है हम कुछ दिन किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां चंदेल पहुंच न पाए, क्योंकि हमारे आने वाले बच्चे का सवाल है। तब वो लोग ड्राइवर गजराज को बुलाते हैं। वो कहता है मेरे पास एक जगह है जहां आप लोग रह सकते हो, वो मेरा गांव है, यहाँ से 300 किलोमीटर दूर। वहाँ सिर्फ 5 घर है, उसमें से एक मेरा और दूसरा मेरे भाई का है। आपके लिए वो जगह ठीक रहेगी। तब हेमंत कहता है साक्षी को ऐसी हालत में हम कैसे लेके जाएंगे? तब गजराज कहता है मेरी बीवी मैडम का पूरा ख्याल रखेगी, आप चिंता मत करो। फिर वो लोग गांव चले जाते हैं। जब वो लोग गांव पहुंचते हैं पर वहां सिर्फ खेती ही होती है। गजराज साक्षी और हेमंत को एक रास्ते से अपने घर जाने को कहता है और बताता है कि आप इस रास्ते से घर जाइए और मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। तब साक्षी और हेमंत उसी रास्ते से घर की तरफ जाते हैं। तब साक्षी मोबाइल में देखती है कि यहाँ नेटवर्क नहीं है। तब हेमंत कहता है अच्छी बात है, हम तक कोई नहीं पहुंचेगा। तब साक्षी कहते हैं अगर हमें किसी तक पहुंचना होगा तब क्या होगा? वो कहता है हमें किसी की तरफ पहुंचने की क्या जरूरत है? पर साक्षी कहती है मुझे तो है ना, और हम एनजीओ में किसी को बिना बताए आए हैं, वह बच्चे परेशान होंगे। हेमंत कहता है वो बच्चे बहुत खुश होंगे तुमसे छुटकारा पाके। वो लोग बातें करते करते एक जगह पहुंच जाते हैं, पर घर नहीं मिलता। वहाँ 3-4 रास्ते मिलते हैं। तब हेमंत साक्षी को वही बिठा के घर ढूंढने जाता है। साक्षी की वहां बैठे बैठे आंख लग जाती है। जब वो आंख खोलती है तो देखती है कि रात हो चुकी है। वो बहुत घबरा जाती है और हेमंत जहां से गया था वहीं से जाने लगती है। वो बहुत घूमती है पर उसे घर नहीं मिलता, ना ही हेमंत मिलता है। बहुत घूमने के बाद उसे एक दरवाजा दिखता है। वो हेमंत को आवाज देती है। हेमंत उसका रिप्लाई भी देता है। अचानक दरवाजा खुलता है। साक्षी घबराती है। वहां गजराज की बीवी और हेमंत है। गजराज की बीवी पूछती है कहाँ थी छोरी, तेरा मर्द तुझे ढूंढ के थक गया। हेमंत कहता है तुम्हें वही बैठने को कहा था, पर तुम कहाँ चले गए? तब हेमंत बताता है कि ये गजराज की बीवी भानुताई है। अब घर में भानुताई सबके लिए खाना बना रही है। साक्षी को प्लेट देने को कहती है। तब भानुताई कहती है पति के खाने के बाद हम खाएंगे। ये बात साक्षी को अजीब लगती है। गजराज और हेमंत खाना खा के बाहर हुक्का पीते बैठते हैं। घर के अंदर भानुताई और साक्षी खाने खाते हैं। साक्षी पूछती है ये घर और पीछे का दरवाजा? ताई कहती है ये मेरा घर है और पीछे मेरा देवर रहता था, अब वो चला गया है। तुम्हारे आने से वो दरवाजा खुला है, वरना वो हमेशा बंद ही रहता है। तब साक्षी पूछती है आपका देवर कहाँ गया?
ताई कहती है वो मर गया। साक्षी को ये बात भी बड़ी अजीब लगती है। अब ताई और गजराज अपने दूसरे घर जाते हैं और साक्षी और हेमंत इसी घर में रहते हैं। अब साक्षी और हेमंत सोने जाते हैं। हेमंत कहता है ये अच्छे लोग हैं, अपनी परंपरा नहीं भूले। साक्षी कहती है तभी तो कल में जी रहे हैं। तब हेमंत कहता है पति को पहले खाना खिला के बाद में पत्नी खाना खाते तो ये गलत है क्या? साक्षी कहते हैं पति के साथ मिल बांट के खाना ये सही है। सुबह साक्षी देरी से उठती है। खिड़की से देखती है कि ताई हेमंत के जख्मों पर मलहम लगा रही है। वो बाहर आती है। गजराज हेमंत को खेत दिखाने ले जाता है। तब साक्षी हेमंत को जाते देखती है। ताई कहती है वनवास नहीं जा रहा तेरा मर्द, खेतों में जा रहा है, थोड़ी देर में आ जाएगा। ताई पूछती है रात में ठीक से सोई नहीं क्या? साक्षी कहती है नई जगह है इसीलिए। ताई कहती है धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तब साक्षी कहती है आदत क्यों, हम तो 1-2 दिनों में चले जाएंगे। हेमंत ने बताया नहीं क्या आपको? ताई अजीब तरीके से साक्षी को देखती है। साक्षी पूछती है क्या हुआ? तब ताई कहती है गांव में पति को नाम से नहीं बुलाते। और ताई साक्षी को नहाने को बोलती है और अपना काम करने चली जाती है। अब साक्षी घर में अकेली है। वो इस घर को देखती है। घर के पीछे आती है। वहाँ गजराज का भाई रहता था। वो दरवाजा बंद था। साक्षी दरवाजा खोल के अंदर जाती है। देखती है कि अंदर एक बदबू सी आ रही है। कमरा जला हुआ है। फिर वो घूमते घूमते कल जहाँ से आए थे वही आती है। वहाँ एक गन्ने के पत्तियों पर गांठ बांधती है जिससे रास्ता याद रहे। फिर वो एक कुएं के पास पहुंचती है। कुएं के अंदर देखती है तभी पीछे से हेमंत आके उसे घबराता है। साक्षी बहुत घबराती है। कहती है क्या कर रहे हो तुम? हेमंत कहता है मजाक था यार। फिर वो बातें करते वापस घर आने लगते हैं। तभी हेमंत गलत रास्ते जाने लगता है। साक्षी इशारों से कहती है कि ये गलत रास्ता है क्योंकि साक्षी ने यह आते वक्त गन्ने के पत्तियों पर गांठ बांधी थी, इसीलिए उसे पता था कि ये सही रास्ता है। फिर वो लोग घर आ जाते हैं। अब रात में हेमंत साक्षी को बताता है कि पैसों के जुगाड़ नहीं हो पाया, इसीलिए हमें शहर जाना होगा क्योंकि यहाँ पर रहेंगे तो यहाँ नेटवर्क भी नहीं है और हम किसी से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं और गजराज परसों सुबह जाएंगे। पर साक्षी कहती है मुझे भी साथ ले चलो, हम साथ आए थे और साथ ही जाएंगे। तब हेमंत कहता है बात तुम्हारी और मेरी होती तो हम यहाँ आते हैं क्यों? मुझे पूरा यकीन है कि ताई तुम दोनों का ख्याल रखेंगी। मैं जल्दी आ जाऊंगा। साक्षी गुस्सा होके सोने जाती है। अब दूसरी सुबह साक्षी गुस्सा होके बैठी है। ताई उसे कहती है ये छोरी मुंह फुला के बैठने से कोई फायदा नहीं, बल्कि इसमें नुकसान जरूर है। अगर माँ दुखी होगी तो बालक भी दुखी होगा। माँ गुस्सा होगी तो बच्चा भी गुस्सा, जो माँ खुश होगी तो बच्चा भी खुश होगा। तब साक्षी के पेट को हाथ लगा के ताई बच्चे को कहानी सुनाती है कि एक गांव में एक घना पेड़ था। उस पेड़ पे कौवे का परिवार रहता था। वो बहुत खुश था, पर एक दिन उस पेड़ को एक जहरीली नागिन ने लिपट लिया। उसका जहर पूरे पेड़ पे लग गया और पेड़ से पत्ते फूल टूट गए और वो पेड़ एक विधवा की सुनी मांग की तरह हो गया। कौवा जैसे ही अंडा देता वो नागिन उसे खा जाती। कौवा बहुत परेशान था। एक दिन उसी पेड़ पर एक चिड़िया रहने आई। चिड़िया ने एक अंडा दिया, पर चतुर कौवे ने दिमाग लगाया। उसने अपना अंडा चिड़िया के घोंसले में छिपाया और उसका अंडा अपने यहाँ लाया। फिर हर बार की तरह नागिन ने उसी अंडे को खाया और कौवा बहुत खुश हुआ क्योंकि उसका अंडा बच गया। ये कहानी सुनते ही ताई और साक्षी रोने लगते हैं और इसी तरह ताई और साक्षी एक दूसरे से घुल मिल से जाते हैं। अब रात में ताई अपने घर जाने लगती है। तब साक्षी रोकते हुए कहती है आज पहली बार मुझे मेरी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। ताई कहती है चलो ये बुढ़िया किसी काम तो आई, अब जा अपने मर्द से गपशप कर ले क्योंकि उसे कल शहर जाना है। और वो चली जाती है। जब साक्षी घर के अंदर जाती है तभी वहाँ हम देखते हैं कि एक बच्चा चुपके से उसे देखता है और वो घर के पीछे जाता है। साक्षी अंदर आती है। हेमंत अपना सामान पैक कर रहा है। हेमंत कहता है मुझे तुम दोनों को छोड़ के जाना अच्छा नहीं लग रहा। साक्षी कहते हैं तुम बस अपना ख्याल रखो, अपने लिए नहीं तो हम दोनों के लिए। हेमंत साक्षी के पेट को हाथ लगा के कहता है मेरे बेटे के लिए मैं अपना ख्याल जरूर रखूंगा। साक्षी कहती है बच्चे को बेटा बेटा मत कहो। वो कहता है क्यों ना कहूँ, मुझे पूरा यकीन है कि बेटा ही होगा। पर साक्षी कहती है जो भी होगा वो अपना होगा, चाहे बेटी हो या बेटा हो। फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह हेमंत चला जाता है। साक्षी देर से उठती है। वो देखती है कि घर के बाहर एक औरत लकड़ियां काट रही है। जब साक्षी उसके पास जाके देखती है कि उसके पेट पर एक गहरा कट लगा है
तभी वहां ताई आती है, उस औरत पर चिल्लाती है और साक्षी को घर के अंदर लाती है। ताई बताती है कि वो औरत का नाम रानी है, वो मेरे बेटे राजबीर की बीवी है। कुछ साल पहले की बात है, रानी पेट से हो गई थी। हम सब बहुत खुश हो गए। जब उसका 8वां महीना लगा तब रानी एक दिन खेत में चली गई। वहां वो पेट के बल गिरने से उसका बच्चा पेट के अंदर ही मर गया। उसका पेट काट के बच्चे को बाहर निकालना पड़ा। तब से रानी ने बोलना बंद कर दिया और राजबीर अब शहर में रहता है। रानी का कटा हुआ पेट आज भी उस मनहूस दिन की याद दिलाता है। तब साक्षी ताई को कहती है, हेमंत और मैं आपके बच्चे हैं और हमारा होने वाला बच्चा भी आपका अपना ही है। तभी वह रानी आती है। ताई गुस्से में कहती है, आ गई मनहूस, दिन में 1-2 काम देती हो, वो भी ठीक से नहीं करती। अब रात हो जाती है। ताई साक्षी से कहती है, आज रात तेरे साथ रहूंगी, थोड़ी देर में घर के काम करके वापस आती हूँ। उतने में रानी दरवाजे की कुंडी खटकाती है। ताई फिर से गुस्सा में उसे रुकने को कहती है। उस पे चिल्लाते हुए वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद साक्षी कमरे के बाहर टहलने आती है। तभी दरवाजे पर वही बच्चा आता है और कुंडी खटकाता है और भाग जाता है। साक्षी को लगता है रानी है, तो रानी चिल्लाती है, पर बाहर आके देखती है तो वहां कोई नहीं होता। वो वापस घर के अंदर जाने लगती है। फिर से वो बच्चा कुंडी खटकाता है। साक्षी पीछे मुड़ के देखती है तो वो बच्चा वही खड़ा रहता है। साक्षी उसे पूछती है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तभी खिड़की के पास एक और बच्चा होता है, वो भी कुंडी खटकाता है। वो दोनों गायब होते हैं। साक्षी घर के अंदर आते हैं, वहां भी एक और बच्चा होता है। वो तीनों फिर से गायब होते हैं। साक्षी घर के बाहर आती है, देखती है घर के पीछे खड़े हैं। साक्षी के पास जाते ही वो पीछे भाग जाते हैं। साक्षी उनकी तरफ जाने लगती है, तभी ताई आती है, उसे वहां जाने से रोकती है। कमरे में लाके दरवाजा और खिड़की बंद करती है। घबराती हुए पूछती है, तुम्हारे पास तो नहीं आए ना? साक्षी कहते हैं, वो तो मेरे पास नहीं आए, पर मैं उनके पास जा रही थी और वो भाग रहे थे। तब ताई कहते हैं, तुम उनके पास नहीं जाओगे, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, बच्चों से दूर रहो। साक्षी उनसे बहस करते हुए कहती है, मैं शहर में NGO चलाती हूँ, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, आप मुझे उनसे मिलवाइए। ताई गुस्से में कहती है, ये शहर वाले बच्चे नहीं है, ये शैतान बदमाश बच्चे हैं, मैं जानती हूँ इन्हें। पर साक्षी अपनी बात पर अड़ जाती है, कहती है, बच्चे तो बदमाश होते ही है, मैं उनसे दूर नहीं रहूंगी, वो आएंगे तो मैं उनके साथ खेलूंगी। तब ताई बहुत गुस्सा होती है, कहती है, तुम अपनी मनमानी करोगी, अब अपनी आंखों से रानी को देखा ना कि क्या हालत हुई है। उसने भी मेरी बात नहीं मानी, अपनी मनमानी की थी। फिर वो दोनों सो जाते हैं। जब रात में साक्षी की नींद खुल जाती है, वो बगल में देखती है कि ताई बैठी है। वो बहुत घबरा जाती है। ताई से पूछती है, आप ऐसे क्यों बैठे हो? ताई कहती है, नींद नहीं आ रही थी, तू सो जा। अब अगली सुबह साक्षी को रानी फिर से दिख जाती है। साक्षी जब रानी को देखती है तो सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसे ताई का बिहेवियर रानी के तरफ कुछ पसंद नहीं आता। तभी साक्षी को वहां वो तीनों बच्चे दिख जाते हैं। साक्षी उनका पीछा करती है। जब वो पीछे के दरवाजे में आती है, देखती है कि वहां एक रेडियो है और उसमें एक औरत लोरी सुना रही है। वहां बच्चे साक्षी के आसपास भाग रहे हैं। साक्षी बहुत खुश होती है। वो रेडियो उठाती है, घर के अंदर जाके बाहर आती है। वो बच्चे फिर गायब होते हैं और वहां ताई आती है। वो रेडियो को फेंक देती है, कहती है, छोरी मेरी बात नहीं मानी, मैं तेरे भलाई के लिए कह रही हूँ। साक्षी कहती है, मेरा भला खुद देख सकती हूँ, आप चिंता ना करें, आप ये हो ही नहीं, आप रानी के सामने जो हो आप वही हो, तो मेरे सामने प्यार का नाटक मत करो। ताई कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उस अपशकुनी औरत के खातिर तुम मेरे से बहस कर रही हो? वो तो एक ऐसी औरत है जो एक बालक भी पैदा नहीं कर सकी। साक्षी कहती है, मेरे लिए रानी एक औरत है, बाकी औरतों की तरह, मेरी तरह। तब ताई कहती है, इस शहर वाली पटर पटर बंद कर, मेरी बातें समझ नहीं आ रही क्या? पर कल जरूर समझेगी। साक्षी कहती है, क्या समझ आएगी? ताई कहती है, मैं जानती हूँ कि तेरे पति को बेटा चाहिए, बेटी नहीं। मैं जानती हूँ तेरे पेट में बेटी है, क्योंकि मैं गर्भवती के चाल ढाल से बता सकती हूँ कि पेट में क्या पल रहा है। तेरे पति को पता चलेगा ना कि बेटा नहीं बेटी है, तब उसे बहुत बुरा लगेगा। साक्षी कहती है, आप हेमंत को जानती नहीं, उसकी सोच आपकी तरह पिछड़ी नहीं है और हमारी दुनिया आपकी तरह झूठी नहीं है। ताई कहती है, मेरी नहीं तुम्हारी दुनिया झूठी है, आँख खोल के देख, सब साफ साफ दिखेगा। साक्षी ताई से बहुत गुस्सा होती है। अब रात में हेमंत आता है।
ताई उसकी हालत पूछती है और वहां से जाती है। साक्षी हेमंत को बताती है कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। ताई अजीब से बातें करती है, मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ से अभी चलो। फिर हेमंत और साक्षी यहाँ से जाने लगते हैं। तभी हेमंत देखता है कि गजराज हेमंत को लाठी से मारता है। हेमंत बेहोश होता है और वहां पर एक तांत्रिक और ताई साक्षी के साथ कुछ अलग बर्ताव कर रहे हैं और साक्षी को बेहोश करते हैं। कुछ देर बाद ताई साक्षी को पलंग में बांध देती है और साक्षी को एक कहानी सुनाती है। कहती है, बहुत साल पहले की बात है, हमने हमारे देवर की शादी एक लड़की से की। उसका नाम सुनैनी था, पर सूरत से वो डायन थी। उसके पैर हमारे घर में पड़ते ही सुखी परिवार खत्म हुआ। मेरे 4 बेटे थे, 3 छोटे और एक सबसे बड़ा राजवीर। उस डायन ने मेरे छोटे बेटों को वश में कर लिया। वो हमेशा उसी के साथ रहते थे, पर कुछ दिनों के बाद वो पेट से हो गई। मुझे लगा अब मेरे बेटों से वो दूर रहेगी, पर वह नहीं बदली। ये बात मैंने अपने देवर योगेश्वर को बताई, पर उसने उसकी बात भी नहीं मानी। उनके बीच लड़ाई हुई और उसमें सुनैनी ने चाकू से योगेश्वर को मार डाला। हम कुछ करते उसके पहले सुनैनी ने कुएं में छलांग लगाई और खुदकुशी की। उसी के साथ मेरे 3 बेटे भी ले गई। उसने मेरे 3 बच्चों को मार डाला है। कुछ सालों बाद मैंने मेरे बड़े बेटे राजवीर की शादी की रानी से, पर रानी को वो डायन और मेरे 3 बच्चे दिखने लगे और उस डायन ने रानी को पेट काटने को कहा और बच्चों को चाकू से मार डाला। यहाँ हमें पता चलता है कि ये वही सीन था जो पहले हमने देखा था और रानी का पेट सुनैनी नाम की डायन ने काटा था। ताई आगे बताती है कि फिर से राजवीर की शादी की, पर उस डायन ने उसे भी मार डाला। फिर तीसरी बार शादी की, 8वें महीने में वही हुआ, उसे भी मार डाला। पर मैंने हार नहीं मानी। एक दफा फिर राजवीर की शादी कराई, पर इस बार गांव में नहीं शहर में। और हमें तांत्रिक ने बोला है कि जो भी औरत जो 8वें महीने पेट से है और वो इस घर में 3 दिन गुजार लेगी, तब हमारे घर से ये डायन का श्राप उतर जाएगा और ऊपर वाले का कृपा देख तुम दोनों 8वें महीने में ही यहाँ ले आए हो। एक और बात, शहर में राजवीर की बीवी भी 8वें महीने की पेट से है। तुम्हें हमारा श्राप उतारने के लिए यहाँ 3 दिन गुजारना होगा। हमारा वारिस बचाने के लिए तुम्हारे साथ इन 3 दिनों में जो भी होगा वो सब ब्रह्म होगा। अब अगली सुबह होती है, साक्षी की नींद खुलती है। वो भागने की कोशिश करती है, पर उसे वो 3 बच्चे और सुनैनी दिखने लगती है। जैसा कि ताई ने बताया था कि उन बाकी 3 औरतों को भी सुनैनी और वो बच्चे दिखने लगे थे। वो बच्चे सुनैनी के साथ खेलते दिखते हैं। सुनैनी जली हुई है, वो कुएं में कूद जाती है। वो 3 बच्चे भी कुएं में कूद जाते हैं। साक्षी कुएं के पास आती है, अपने आप से बातें करती है। वो कुएं में कूदने की कोशिश करती है, तभी उसे समझ आता है कि ये भ्रम है और वो बच जाती है। फिर वो छत पे जाती है और यहाँ से निकलने का रास्ता देखती है। वो खेतों में आती है, बाहर निकलने का रास्ता खोजती है, पर वो खुद उसी भूल-भुलैया में फंस जाती है। वो रास्ता खोजते खोजते रात हो जाती है। उसे अचानक ताई और गजराज की आवाज सुनाई देती है। वो वापस घर में आती है। घर के पीछे सुनैनी के कमरे में आती है, दरवाजा बंद करती है, पर अंदर ताई, गजराज और उनका बेटा राजवीर दरवाजा तोड़ के अंदर आते हैं और साक्षी पर तेल डाल के आग लगाते हैं। साक्षी को लगता है वो जल रही है, पर वो उसका भ्रम होता है। फिर वो एक दुपट्टा और लालटेन लेती है, उसे दुपट्टे पर उस भूल-भुलैया रास्ते का मैप बनाती है। वो रात भर पूरे खेतों में घूमते हैं और उसे रास्ते मिल जाते हैं और वो वहीं पर सो जाती है। और अगली सुबह हो जाती है। उसे बहुत भूख लगती है। उसके पेट में बच्चा है, उसके लिए और अपने लिए खाना ढूंढती है। एक डिब्बे में उसे खाना मिलता है। वो रोते रोते खाना खाती है, फिर अपना पानी से मुंह धोती है। उस तांत्रिक ने उसके गले में कुछ माला डाली होती है, वो निकालती है। तब वो उनके साथ हुए बातों को समझने की कोशिश करती है। उसे समझ आता है कि ये सब सच नहीं है, पर इसका कुछ तो मतलब है जो असली सच है। तभी उसे वो 3 बच्चे फिर से दिखते हैं और वो डायन सुनैनी भी। साक्षी देखती है कि वो 3 बच्चे सुनैनी के साथ बहुत खुश है। वो उनके साथ बातें करते बैठती है। एक बच्चा पूछता है कि आपके पेट में बच्ची है ना। दूसरा पूछता है छोटी बच्ची कैसी होती है। सुनैनी कहती है छोटी बच्चियां बहुत प्यारी होती है, उनकी बड़ी बड़ी आंखें होती है, वो बहुत सुंदर होती है। बच्चा कहता है मुझे उसके साथ खेलना है। वो बोलता है कि वो लोग इसे ले जाएंगे क्या।
सुनैनी कहती है, मैं मेरी बच्ची को अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। वो बच्चे कहते हैं, आप डरे ना, हम इसका ख्याल रखेंगे। तभी वहां ताई आती है, बच्चों को उनसे छीनती है। सुनैनी का पति उसको मारने लगता है। वो बच्चे छोटी माँ को मारने से मना करते हैं और बहुत रोते हैं, पर वो नहीं सुनता। सुनैनी भागती है और एक जगह खेत में गिरती है। उसे एक चाकू मिलता है। वो अपने पति से कहती है, मेरी बच्ची को मत मारो, पर वो नहीं सुनता। कहता है, तुझसे पहले तेरी बच्ची को मारूंगा। उस झड़प में गलती से वो चाकू पे गिरता है और उसकी मौत होती है। वह ताई आती है और गजराज को बताती है कि सुनैनी ने तुम्हारे भाई को चाकू से मारा, पर असल में सुनैनी ने उसे नहीं मारा था। फिर सब वहां से जाते हैं। वहीं पर सुनैनी और रानी दिखती है। सुनैनी रानी को चाकू देके अपना पेट काटने को कहती है और रानी अपना पेट काटती है। वैसे ही बाकी दो औरतें करती है। जब सुनैनी साक्षी को भी चाकू दे के कोशिश करती है कि उसे मार दिया जाए, क्योंकि उसके पेट में जो बच्चा था उसे मारना था। साक्षी रोते हुए मना करती है, पर सुनैनी गायब होती है। अब आखिरी रात होती है। साक्षी सोई होती है। तभी उसे वो भ्रम दिखने शुरू होते हैं। वो देखती है कि सुनैनी के कमरे में आग लगी है। वो आके देखती है तो सब नॉर्मल होता है। अचानक साक्षी को महसूस होता है कि उसका पेट जल रहा है और उसका बच्चा दुनिया में आने को तैयार है। वो बहुत चिल्लाती है। बहुत दर्द के बाद बच्चा पैदा होता है और वो बेहोश होती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि साक्षी के पास सुनैनी हमें दिखती है, सच में जली हुई। उसने भी उस जली हुई हालत में अपने बच्चे को पैदा किया है और ताई के तीनों बच्चे वहां बैठे हैं और वो सुनैनी को कहते हैं कि हम इस बच्ची को संभालेंगे। अब सुबह हो जाती है। साक्षी को होश आता है। वो भागती हुई उसी कुएं के पास आती है। वहां सब लोग होते हैं, ताई, गजराज, वो तांत्रिक और ताई का बेटा राजबीर। उस जली हुई हालत में सुनैनी ने जो बच्चा दिया था, राजबीर उस बच्ची को लेके उसी कुएं में फेंकता है और पीछे से सुनैनी भागती हुई आती है, कुएं में कूद जाती है। अब साक्षी कुएं पे खड़ी होती है और नीचे देखती है तो वहां बहुत से बच्चे मरे पड़े हैं और फिर वो नॉर्मल हो जाती है। वो बहुत रोती है क्योंकि उसे समझ आता है कि ये सब भ्रम ही था। अब फिर हम देखते हैं कि सुनैनी और वो तीनों बच्चे मरे हुए हैं। साक्षी के साथ भी वही करने की कोशिश करते हैं जो बाकी औरतों के साथ किया था। अब जली हुई सुनैनी चाकू से साक्षी को अपना पेट काटने को कहती है, जबरदस्ती करती है, बहुत चिल्लाती है। उसका दर्द हमें दिखाई देता है, पर हम आगे देखते हैं कि साक्षी सही सलामत बैठी है। इन 3 दिनों में जो कुछ भी हुआ था उसके साथ ये सब भ्रम था। वहां ताई आती है, साक्षी को कहती है, 3 दिन यहाँ रह के तुमने मेरे परिवार की खुशियां लौटा दी। तभी वह हेमंत और गजराज आते हैं। हेमंत कहता है, साक्षी यहाँ से चलो, ये लोग खतरनाक है। तब साक्षी कहती है, जब तक इस कहानी के सभी किरदारों पे नकाब ना कर दूं, ये छोरी यहाँ से नहीं जाएगी। ताई कहती है, कौन सी कहानी, क्या बक रही है? साक्षी कहती है, सुनैनी की कहानी, उसकी आखिरी 3 दिनों की कहानी। सुनैनी तो मर गई, पर उसकी कहानी आज भी इन खेतों में गूंजती है। और हम देखते हैं कि सुनैनी ने साक्षी को क्यों छोड़ा, क्योंकि जब सुनैनी साक्षी के बच्चे को मार रही थी तब साक्षी सुनैनी से कहती है कि ऐसा मत करो, ये कहानी फिर से मत दोहराओ। बीते 3 दिनों में मैंने तुम्हारा दर्द महसूस किया है, तुम्हारे साथ हुआ अन्याय मैंने देखा है। मुझे एक मौका दो तुम्हारी सच्चाई इन खेतों से बाहर ले जाने का। मैं हर उस माँ के लिए आवाज उठाऊंगी जिसके साथ अन्याय हुआ है। ये एक माँ का दूसरी माँ से वादा है। ये सुनते ही सुनैनी बहुत रोती है। उसका दर्द उसके आंखों में दिखता है और इसीलिए सुनैनी साक्षी को नहीं मारती और चली जाती है। साक्षी आगे बताती है कि गजराज और ताई और उसका बेटा राजबीर ने सुनैनी को जिंदा जलाया। सुनैनी ने चिल्ला के कहा कि उसने अपने पति को नहीं मारा, वो एक हादसा था, उसकी गलती नहीं है। पर ताई ने झूठ बोला कि सुनैनी मारा है। तुम सब ने उसकी न की गलती के लिए इतनी क्रूरता से उसे जलाया और उसी हालत में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। उसके चिल्लाने पर उसकी मदद किसी ने नहीं की सिवाय आपके 3 बेटों के, और ये कुप्रथा के लिए उसकी बच्ची को भी मार दिया। तब ताई कहती है, उस डायन ने राजबीर की बीवी को भी मारा है। तब साक्षी बताती है कि सुनैनी ने उस औरतों को नहीं मारा, उसने तो उन्हें
अपनी कहानी बतानी चाहिए, उनके साथ हो रहा अन्याय बताना चाहा, पर उसकी बात किसी ने नहीं समझी। सुने नहीं तो सिर्फ आपका वंश आगे बढ़ने से रोका। उन बाकी औरतों को तो आप सब ने मिलकर मारा, क्योंकि वो आपका वंश आगे नहीं बढ़ा पाती। किसी ने सच कहा है, एक औरत ही एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। तब गजराज कहता है, छोरी तू छोरी है, छोरी बन के रहे, अपनी औकात मत भूल। साक्षी कहती है, औकात मैं नहीं, आप भूल रहे हो। हर छोरी में एक माँ होती है, और माँ से बड़ा ना किसी का औधा है और ना किसी की औकात। तब ताई कहती है, छोरी तुमने बहुत जबान चला ली। साक्षी कहती है, अब मुझे अपने लाडले राजवीर से कह के मार डालोगे क्या? और हम देखते हैं कि ये ताई का बेटा राजवीर और कोई नहीं, साक्षी का पति हेमंत ही है। इन तीनों ने मिलकर ये खेल रचा है। हेमंत, जो कि असल में राजवीर है, गुस्से में साक्षी को मारने जाता है, पर साक्षी चाकू से उसे रोकती है और उसे कहती है, ये छोरी इस बच्ची को जन्म देगी और इस पर तेरी परछाई भी पड़ने नहीं देगी, और वहां से जाने लगती है। दरवाजे के बाहर आके चाकू फेंक देती है और राजवीर चाकू उठाता है और साक्षी को पीछे से मारने जाता है। तभी वहीं पर रानी आती है और राजवीर को कुल्हाड़ी से उसे मार डालती है। साक्षी उन सारी औरतों पर हुए अन्याय का पर्दाफाश करती है, सबको न्याय देती है और वहां से चली जाती है। और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। आप हमें ज़रूर बताइए कि ये कहानी आपको कैसे लगी, और हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।